यहां से साफ है कि पीएमएलए कानून इतना ताकतवर है कि ये ईडी को भ्रष्टाचार के आरोपी, पैसों का हेरफेर करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। घर छापा मारने और उनकी प्रॉपर्टी को जब्त करने का भी अधिकार है। यहां तक कि करप्शन के आरोपी को तलब करने या उन पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की अनुमति की जरूरत भी नहीं होती। दोषी पाए जाने पर आरोपी को 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान है। साथ ही अगर इसमें नारकोटिक्स ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 जुड़े अपराध भी शामिल हो जाते हैं तो जुर्माने के साथ 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। हमने कानून का इतिहास बताया, अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। इसी पीएमएलए एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में 242 लोगों ने चुनौती दी थी। सारी याचिकाओं को क्लब कर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। आज फैसले का दिन था। याचिकाओं के समर्थन में सीनियर वकील कपिल सिब्बल, सिद्धार्थ लूथरा, अभिषेक मनु सिंघवी, मुकुल रोहतगी, महेश जेठमलानी, ये सब वकील पेश हुए और सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, पैनल काउंसिल कनु अग्रवाल पेश हुए। याचिकाकर्ताओं ने तलाशी, जब्ती और कुर्की के लिए ईडी को दी गई व्यापक शक्तियों सहित कानून के अलग अलग पहलुओं पर सवाल उठाया था। याचिकाओं में कहा गया था कि केंद्रीय जांच एजेंसी को इस कानून के तहत छापेमारी, जब्ती और गिरफ्तारी के लिए मनमानी ताकत दी गई है, जिसके चलते एक निर्दोष को अपनी बेगुनाही साबित कर पाना मुश्किल हो जाता है। इस पर केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग अपराध है, चाहे वह किसी भी समय पर विधेय अपराध को अनुसूची में शामिल किया गया हो। इस केस को विजय मंडल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने फिर फैसला सुनाया। फैसला उतने ही पेजों में आया जितने देश में लोकसभा के सांसद होते हैं, यानी 545 पन्ने। पूरे पन्ने पढ़ना तो संभव नहीं, लेकिन फैसले की मुख्य बात आपको जरूर बता देते हैं। कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग यानी पीएमएलए एक्ट की संवैधानिक वैधता को जायज करार दिया। इसके साथ ईडी द्वारा छापेमारी, पूछताछ और गिरफ्तारी के अधिकार को वैध करार दिया। कोर्ट ने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत जमानत को लेकर जो कठोर शर्तें रखी गई हैं वे कानून है, इसमें कुछ भी मनमाना नहीं है। कोर्ट ने पीएमएलए कानून की धारा 3 मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा, धारा 5 संपत्ति को जब्त करना, धारा 8(4) कुर्क की गई संपत्ति पर कब्जा, धारा 17 छापा और जब्ती की कार्रवाई, धारा 18 व्यक्ति की जांच, धारा 19 गिरफ्तार करने का अधिकार, धारा 44 विशेष कोर्ट में ट्रायल चलना और धारा 45 संज्ञेय और गैर जमानती अपराध समेत सभी धाराओं को वैध ठहराया। यह भी कहा कि पीएमएलए के तहत ईडी को अपनी केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट देना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये एक आंतरिक दस्तावेज होता है और इसे एफआईआर जैसा नहीं करार दिया जा सकता। कोर्ट ने साफ किया कि आरोपी को ईसीआईआर यानी केस रिपोर्ट देना जरूरी नहीं है। गिरफ्तारी के समय सिर्फ कारण बताना पर्याप्त होगा। ईडी मैनुअल भी प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आंतरिक दस्तावेज होता है। पीएमएलए कानून में कुछ संशोधन मोदी सरकार के दौरान साल 2018 में हुए थे, उस पर कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया, बल्कि 2018 में किए गए संशोधन पर विचार के लिए 7 जजों की संविधान पीठ को बनाने का फैसला दिया, इसको भेज दिया गया है। कुल मिलाकर कहें तो कोर्ट से भी विपक्ष के नेताओं की उम्मीदों को झटका लगा है। सुनिए इस पर भारत सरकार के केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कहा। See, when the Honorable Supreme Court has passed an order or a judgment, that validates the stand of the government or the provisions of the Act. So that itself is something that I should not be making any comment on that, because everything is clear now. पीएमएलए का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये तो सरकार का जो स्टैंड हो या एक्ट का जो प्रोविजन है उसको वैलिडेट किया है, तो वो तो हम लोग को ये कहना होगा कि जो कोर्ट ने कहा है अच्छा निर्णय दिया है। सरकार ने कोर्ट के फैसले का समर्थन किया, सरकार के नाते वो करेगी भी, लेकिन एक सबसे बड़ा पहलू राजनीतिक इस्तेमाल का है, जिसे लेकर विपक्ष सबसे ज्यादा मुखर रहता है। वजह यह कि चाहे कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी हो, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी या कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम, भूपिंदर सिंह हुड्डा, एनसीपी नेता अनिल देशमुख, नवाब मलिक, शिवसेना के संजय राउत, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, टीएमसी के अभिषेक बनर्जी, इन नेताओं की कतार लंबी है जो फिलवक्त ईडी के रडार पर हैं। आरोप लगते हैं कि चुनाव के वक्त ईडी विशेष रूप से सक्रिय नजर आती है। अब सवाल है कैसे ईडी कोई केस कैसे अपने हाथ में लेती है। जवाब यह है कि जब किसी पुलिस थाने में 1 करोड़ या उससे ज्यादा की कमाई गलत तरीके से कमाने का मामला दर्ज होता है तो यह सूचना पुलिस ईडी को फॉरवर्ड करती है। दूसरा तरीका यह कि अगर ऐसा कोई मामला ईडी के संज्ञान में आए तो वो खुद थाने से एफआईआर या चार्जशीट की कॉपी मांग सकता है। इसके बाद ईडी देखता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तो नहीं। आलम यह कि 90 के दशक तक जिस ईडी का खौफ सिर्फ उद्योगपतियों तक सीमित था, अब नेताओं तक पसर चुका है। खासकर उन नेताओं में
जो विपक्ष में है। यह अक्सर कहा जाता है कि ईडी समेत अधिकांश सरकारी एजेंसियों का सरकारें अपने हिसाब से इस्तेमाल करती हैं। हालिया उदाहरण आपने देखे, यूपीए की सरकार के दौरान मधु कोड़ा केस, जगनमोहन रेड्डी का मामला हो या बाबा रामदेव पर केस, उदाहरण कई मिल जाएंगे। लेकिन आरोप साबित करने के मामले में ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। लोकसभा में जेडीयू सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने पिछले 10 सालों में प्रवर्तन निदेशालय के अधीन दर्ज मामलों का ब्यौरा मांगा था। 26 जुलाई यानी कल ही लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में साझा किया ये ब्यौरा। राज्यसभा में भी इस सवाल का जवाब दिया गया। जवाब में बताया गया कि ईडी ने 2021-22 के वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक मनी लॉन्ड्रिंग के 1180 और विदेशी मुद्रा उल्लंघन के 5313 मामले दर्ज किए। 10 साल की बात करें तो 2012-13 से 2021-22 के वित्तीय वर्ष के बीच ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत कुल 3985 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा के तहत 24,893 आपराधिक शिकायतें दर्ज की। संसद के माध्यम से जानकारी मिली कि कानून बनने के बाद से पीएमएलए के तहत कुल 5,422 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 65.66% मामले पिछले 8 वर्ष में यानी नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान दर्ज हुए। अगर पूर्ववर्ती कांग्रेस और मौजूदा बीजेपी सरकार की पीएमएलए पर तुलना करें तो आंकड़े दिलचस्प हैं। एक कालखंड 2004 से 2014 के 10 साल का और एक 2014 से 2022 के 8 साल का। कांग्रेस सरकार में पीएमएलए के तहत 112 रेड हुई, मोदी सरकार में 3010 रेड ईडी ने कंडक्ट की, मतलब 2688% ज्यादा। कांग्रेस सरकार में 5346 करोड़ की कुर्की हुई, जबकि मोदी सरकार में 99,356 करोड़ रुपए की कुर्की हुई, मतलब यहां भी 1859% का इजाफा। कांग्रेस सरकार में ईडी ने इस कानून के तहत किसी की भी संपत्ति जब्त नहीं की, जबकि बीजेपी सरकार में 869 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। कांग्रेस सरकार में कोई भी आरोपी दोषी साबित नहीं हुआ, जबकि बीजेपी सरकार में 23 आरोपी दोषी साबित हुए। पर गौर करने वाली बात यह है कि मुकदमों की संख्या और दोषियों की संख्या में भी बड़ा अंतर है। कन्विक्शन रेट 1% भी नहीं है। इन सब पर इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए ईडी के एक ऑफिसर ने कहा था कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं की वो बयान सुनिए जब वो सरकार पर एजेंसीज के दुरुपयोग का आरोप लगाते हैं। पहले सरकार सीबीआई, आईटी और ईडी को अपने विपक्षियों के खिलाफ इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब ये क्रम बदल गया है, ईडी, सीबीआई और आईटी हो गया है। इस बयान की माने तो पिछली सरकारों में ईडी का इस्तेमाल सबसे बाद में होता था, अब सबसे पहले ईडी का हथियार इस्तेमाल में लाया जाता है।